सभी को प्रणाम। आज जिस प्रकरण के साथ मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हूँ वह है भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधान, एजुकेशनल प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस प्रकरण के तहत हम जानने का यह प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान में ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जो कि आम नागरिक के शैक्षिक अधिकारों को सुरक्षित भी करते हैं और संरक्षित भी रखते हैं। यदि इतिहास पर सरसरी दृष्टि डाली जाए तो 300 से भी अधिक वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहने के बाद बेहद कठिन संघर्षों से जब हमें आजादी मिली, उस वक्त एक ही यक्ष प्रश्न भारत के सामने खड़ा था कि इस नवगठित राज्य का संचालन किस प्रकार किया जाए। इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतवासियों के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण कार्य था संविधान का निर्माण करना। संविधान यानी कि स्वयं का विधान, स्वयं के नियम, स्वयं के कानून। तो ऐसे नियमों का निर्माण करना, ऐसे कानूनों का निर्माण करना, ऐसे संविधान का निर्माण करना जिसके माध्यम से हम उन उद्देश्यों को, उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सके जिनके लिए स्वतंत्रता की इतनी कठिन लड़ाई लड़ी गई थी। तो अब यह सोच करके कि भारत को स्वयं का आधार मिले, कैबिनेट योजना के अकॉर्डिंग नवंबर 1946 को संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया, जिनमें से 211 सदस्य कांग्रेस के और 73 सदस्य मुस्लिम लीग के थे। सर्वप्रथम 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा जी द्वारा की गई थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संवैधानिक सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 13 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की तृतीय बैठक की गई, जिसमें संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया और संविधान निर्मात्री सभा ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में संविधान का निर्माण किया तथा 26 नवंबर 1949 में यह संविधान अंगीकृत कर लिया गया। फाइनली 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। तो प्रारंभ में भारतीय संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 26 भाग, 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना की। तो वैसे तो भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है, फिर भी इसकी मूल भावना को प्रस्तावना की चंद पंक्तियों में ही व्यक्त कर दिया गया। 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसकी मूल प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र की एकता व अखंडता को जोड़कर इसकी मूल भावना को और भी अधिक स्पष्ट कर दिया गया। और वर्तमान में भारतीय संविधान की प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय दिलाने के लिए तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इस प्रस्तावना से स्पष्ट है कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है और यह 6 मूल सिद्धांतों पर आधारित है: स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता एवं न्याय। तो अब बात करते हैं हमारा जो मूल प्रकरण है भारतीय संविधान और शिक्षा की। तो शिक्षा किसी भी समाज और किसी भी राष्ट्र की प्रगति का कारक तत्व होता है। इसलिए हर प्रगतिशील राष्ट्र शिक्षा की महत्ता को समझते हुए शिक्षा के मुद्दे पर संवेदनशील होता है।
भारत भी शिक्षा के लिए बेहद संवेदनशीलता रखता है और भारतीय संविधान भी विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से शिक्षा की अनिवार्यता की अनुशंसा करता है। तो जानते हैं कि भारतीय संविधान में शिक्षा के संदर्भ में किस तरह की अनुशंसाएं दी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए मूल अधिकारों की। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए मूल अधिकारों की। तो प्रारंभ में भारतीय संविधान में 7 मूल अधिकार थे। 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया व इसे कानूनी अधिकार यानी कि लीगल राइट बना दिया गया। अतः वर्तमान में संविधान में 6 मूल अधिकार हैं जो इस प्रकार से है। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए 6 मूल अधिकारों में यानी कि ऐसे अधिकारों में जो नागरिकों के जीवन के लिए अति आवश्यक होते हैं, इसलिए नागरिक को तभी से मिल जाते हैं जब से जीवन मिलता है, इसलिए ये अधिकार मौलिक अधिकार भी कहे जाते हैं। तो इन 6 मूल अधिकारों में एक मूल अधिकार शिक्षा का भी है, यानी कि भारत में शिक्षा इतना महत्वपूर्ण विषय है कि शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया है, उन अधिकारों में शामिल किया गया है जो नागरिक को जन्म से मिल जाते हैं। इसलिए शिक्षा हर भारतीय का मूल अधिकार है और उसे उसके इस अधिकार से वंचित करना अपराध है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य और शिक्षा की। तो प्रारंभ में हमारे संविधान में केवल मूल अधिकारों का वर्णन किया गया था। 1976 में सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4A अनुच्छेद 51A में नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई, जो कि निम्न है। नागरिकों का पहला मूल कर्तव्य है कि भारतीय नागरिक संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा मूल कर्तव्य है भारतीय नागरिकों का स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च विचारों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारतीय नागरिकों का तीसरा मूल कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता की रक्षा करें और उसे अशुष्ण बनाए रखें। भारतीय नागरिकों का चौथा कर्तव्य है देश के लिए कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें। भारतीय नागरिकों से जो अगले कर्तव्य की अपेक्षा की जाती है वह है कि धर्म, भाषा, क्षेत्र अथवा वर्ग की संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठकर भारत के सभी लोगों में समरसता तथा समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। भारतीय नागरिकों का छठवां मूल कर्तव्य है कि हमारी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें व उसकी रक्षा करें। भारतीय नागरिकों का सातवां मूल कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव है, उसकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। भारतीय नागरिकों का आठवां मूल कर्तव्य है वैज्ञानिक तथा मानववादी दृष्टिकोण अपनाकर सुधार की भावना का विकास करें। नौवें कर्तव्य के रूप में भारतीय नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें तथा हिंसा से दूर रहें। और 10वें मूल कर्तव्य के रूप में भारतीय नागरिकों से अपेक्षा की जाती है व्यक्तिगत तथा सामूहिक प्रयत्नों से सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का निरंतर प्रयास कर सके, जिससे राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छू सके। तो 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 51A में नागरिकों के ये 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। सन 2002 में
86वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 51A में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और ये 11वां मूल कर्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह शिक्षा से रिलेटेड है। इस मूल कर्तव्य के तहत यह जोड़ा गया कि माता पिता या अभिभावक के रूप में 6 से 14 आयु वर्ग के अपने बच्चों अथवा आश्रितों को शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। यानी कि माता पिता या अभिभावक के रूप में हर भारतीय का कर्तव्य है अपने पाल्यों की, जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष हो, शिक्षा को सुनिश्चित करना। इसी बात से भारत में शिक्षा की महत्ता का पता चलता है कि शिक्षा को न केवल नागरिकों का मूल अधिकार माना गया है, अपितु हर भारतीय का मूल कर्तव्य भी है। देश के लिए हर भारतीय अभिभावक के रूप में देश के नौनिहालों की शिक्षा सुनिश्चित करेगा। तो अब बात करते हैं भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधानों की। जैसे इस चर्चा में हम पहले ही देख चुके हैं कि भारत में शिक्षा इतना महत्वपूर्ण विषय है कि इसे नागरिकों के मूल कर्तव्य और मूल अधिकारों में स्थान दिया गया है। साथ ही नागरिक अपने शिक्षा संबंधी मूल अधिकार का उचित प्रयोग एवं संरक्षण कर सके, इसके लिए संविधान में अनेक व्यवस्थाएं की गई हैं। तो इन व्यवस्थाओं के बारे में, इन प्रावधानों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा समवर्ती सूची में है इस बारे में। भारतीय गणराज्य के संविधान में 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत राष्ट्र की व्यवस्थाओं के वे तमाम विषय आते हैं जैसे रेलवे, रक्षा, बैंकिंग, पोस्टल आदि, जिनकी व्यवस्था का उत्तरदायित्व केंद्र सरकार का होता है। राज्य सूची के अंतर्गत वे विषय आते हैं जैसे राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, सफाई, सिंचाई आदि, जिनके प्रबंधन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का होता है। समवर्ती सूची के अंतर्गत वे तमाम विषय आते हैं जैसे समाचार पत्र, आपराधिक कानून, वन, विद्युत आदि, जिनका प्रबंधन का राज्य सरकार और केंद्र सरकार का संयुक्त उत्तरदायित्व होता है। यानी कि इन विषयों की व्यवस्था राज्य और केंद्र दोनों मिलकर करते हैं। तो प्रारंभ में शिक्षा राज्य सूची का विषय था, इसकी व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व प्रांतीय सरकारों का था। केंद्र सरकार का दायित्व संघीय क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरीज में शिक्षा की व्यवस्था करना था। 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित कर लिया गया। तब से शिक्षा की व्यवस्था करना केंद्र सरकार व राज्य सरकार का संयुक्त उत्तरदायित्व है। भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित जो अगला प्रावधान है वह है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। इस संदर्भ में अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य 14 वर्ष आयु तक के सभी बालक एवं बालिकाओं के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेंगे। शुरुआत में तो इस आर्टिकल में ये लिखा था कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर राज्य 14 वर्ष आयु तक के सभी बालक एवं बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेंगे। लेकिन क्योंकि यह आर्टिकल नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है और नीति निर्देशक तत्वों के लिए यह स्पष्ट है कि ये राज्य की इच्छा, क्षमता एवं सामर्थ्य पर निर्भर है। यदि राज्य की क्षमता उक्त प्रावधान के अनुसार व्यवस्था करने की नहीं है तो इसके अनुपालन के लिए वह बाध्य नहीं है। तो इस तरह तीसरा जो शैक्षिक प्रावधान है जिसका उल्लेख किया जाना चाहिए वह है जन्म से 6 वर्ष तक के शिशुओं की देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था। सन 2001 में संविधान के 85वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 45 में यह जोड़ा गया कि राज्य सभी बच्चों को जब तक कि वे 6 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करेगा। शिक्षा के लिए जिस अगले संवैधानिक प्रावधान की बात हम करने जा रहे हैं वह है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा अधिनियम 2010। इसे
RTE 2009 यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 भी कहते हैं। संसद ने शिक्षा के अधिकार की आवश्यकता को समझते हुए वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़कर इसमें शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में अध्याय 3 में शामिल कर दिया। 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। यह विधेयक कैबिनेट द्वारा 2 जुलाई 2009 को स्वीकृत किया गया। राज्यसभा द्वारा यह बिल 20 जुलाई 2009 व लोकसभा द्वारा यह बिल 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया। 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया व 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया। इस तरह शिक्षा हर भारतीय का मूल अधिकार बन गया। अब बात करते हैं धार्मिक शिक्षा की। तो संविधान का अनुच्छेद 28A, 28B और 28C धार्मिक शिक्षा से संबंधित है। संविधान की धारा 28A के अनुसार पूरी तरह से राज्य के धन से चलने वाली किसी भी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इस आर्टिकल से संविधान में यह स्पष्ट किया गया कि जिन शिक्षा संस्थाओं का संचालन सरकार करती है उनमें किसी भी धर्म से प्रेरित शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि क्या किसी भी शैक्षिक संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती? फिर तमाम संस्कृत विद्यालय और मदरसे आदि कैसे अस्तित्व में है? इनको तो सरकार द्वारा फंड यानी कि हेल्प भी मिलती है। तो आर्टिकल 28B इस प्रश्न का उत्तर देता है। आर्टिकल 28B में वर्णित है कि आर्टिकल 28 का खंड A की कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिनके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। अब अनुच्छेद 28B में वर्णित उक्त प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में जिनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, वहां कार्य करने वाले या उपस्थित होने वाले व्यक्तियों की इच्छा का सम्मान रखते हुए आर्टिकल 28C स्पष्ट करता है कि राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य विधि से सहायता पाने वाली शिक्षण संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने या यदि वह अवयस्क है तो उसके संरक्षक ने इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी है। अर्थात संक्षेप में समझे तो सहायता प्राप्त या राज्य से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के किसी सदस्य को उस संस्था द्वारा चलाए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अगला संवैधानिक प्रावधान है शिक्षा के लिए शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के समान अधिकार। भारतीय संविधान नागरिकों को शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के समान अधिकार देता है। इस बारे में आर्टिकल 29B अनुशंसा देता है कि राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि द्वारा सहायता पाने वाले किसी भी शिक्षा संस्था में किसी भी नागरिक को धर्म, मूल, वंश अथवा जाति के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं अगले शैक्षिक प्रावधान की और यह अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित है। अल्पसंख्यकों की शिक्षा से अनुच्छेद 30A और अनुच्छेद 30B संबंध रखते हैं, जिनमें से अनुच्छेद 30A अनुशंसा देता है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। दूसरा आर्टिकल 30B अनुशंसा देता है
कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है। यानी कि धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा संचालित विद्यालयों को सहायता देते हुए राज्य भेद नहीं करेगा। संविधान में अगला प्रावधान है समाज के कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में। समाज के कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा के लिए अनुच्छेद 46 आर्टिकल 46 में वर्णित है, राज्य जनता के कमजोर वर्गों विशेषतः अनुसूचित जातियों और जनजातियों की शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय व सब प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा। संविधान का अनुच्छेद 15C स्त्री शिक्षा से संबंधित माना जा सकता है और इस अनुच्छेद में वर्णित है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। अर्थात ये अनुच्छेद राज्यों को महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। इन प्रावधानों में शिक्षा के लिए बनाए गए प्रावधान भी शामिल है। संविधान में कृषि शिक्षा के लिए भी विशेष प्रावधान है और संविधान में कृषि एवं पशुपालन में संवर्धन करने हेतु जो उपबंध है वह आर्टिकल 48 से संबंधित है। अनुच्छेद 48 यानी कि आर्टिकल 48 में कहा गया है कि यदि राज्य चाहे या उत्तरदायित्व उठाने में सक्षम हो तो वह आधुनिक या वैज्ञानिक दृष्टि से कृषि व पशुपालन का संगठन करके नस्लों का संरक्षण व सुधार के लिए कदम उठा सकता है। अब बात करते हैं उस प्रावधान की जो कि मातृभाषा में अनुदेशन से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 350 का आर्टिकल 350A इस संदर्भ में स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य तथा राज्य में प्रत्येक स्थानीय निकाय प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक समूहों के बालकों के लिए मातृभाषा में अनुदेशन के लिए प्राप्त सुविधाएं प्रदान करेगा। इस आर्टिकल में यह अत्यंत स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि कोई भी अल्पसंख्यक समूहों के छात्र प्राथमिक स्तर पर अपने मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो उनके लिए ऐसी सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में होनी ही चाहिए। अगला जो प्रावधान है वो राष्ट्रभाषा यानी कि हिंदी का जो विकास है उससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 आर्टिकल 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है और अनुच्छेद 351 आर्टिकल 351 में राष्ट्रभाषा के विकास के लिए विशेष प्रयत्न करने की व्यवस्था की गई है। और ये बात तो सभी जानते हैं कि किसी भी भाषा का प्रसार और प्रचार और उसका विकास शिक्षा द्वारा ही संभव होता है। इसके बाद प्रावधान आता है राष्ट्रीय महत्व की भाषाओं की शिक्षा के संदर्भ में। आर्टिकल 344A यानी कि अनुच्छेद 344 का में 15 भाषाओं को राष्ट्रीय महत्व की भाषा घोषित किया गया था और ये भाषाएं थी असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। सन 1992 में हुए संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इन 3 भाषाओं को भी राष्ट्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया। सन 2003 में हुए संविधान संशोधन के माध्यम से 4 अन्य भाषाओं को मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी को भी राष्ट्रीय महत्व की भाषाओं का दर्जा दिया गया और इस प्रकार राष्ट्रीय महत्व की कुल भाषाएं 22 है वर्तमान में। तो संविधान में यह घोषणा की गई है कि राज्य इन भाषाओं के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। एक आखिरी प्रावधान जिसका इस व्याख्यान में उल्लेख किया गया है वह संघ सूची
एवं केंद्र सरकार के शैक्षिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो संघ सूची की 7वीं अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 62, 63, 64, 65 और 66, 62, 63, 64, 65 एवं 66 शिक्षा से संबंधित है। इनमें शिक्षा से संबंधित वे विषय शामिल हैं जिन्हें केंद्र सरकार स्वतंत्र रूप से अपने अधीन रख सकता है। ये प्रावधान इस तरह से है जो यहाँ पर लिखे हुए हैं कि प्रविष्टि संख्या 62 में उल्लेखित राष्ट्रीय पुस्तकालय एवं संग्रहालय जैसे भारतीय संग्रहालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय, इंपीरियल युद्ध संग्रहालय, विक्टोरिया स्मारक आदि। प्रविष्टि संख्या 63 में उल्लेखित राष्ट्रीय महत्व की शिक्षण संस्थाएं जैसे बनारस, अलीगढ़, दिल्ली विश्वविद्यालय आदि। प्रविष्टि संख्या 64 में उल्लेखित केंद्र द्वारा पोषित राष्ट्रीय वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थाएं जैसे एम्स, IITs, NITs आदि। और प्रविष्टि संख्या 65 में उल्लेखित राष्ट्रीय महत्व की प्रोफेशनल, वोकेशनल एवं विशिष्ट अध्ययन संस्थाएं। प्रविष्टि संख्या 66 में उल्लेखित उच्च शिक्षा संस्थान और अनुसंधान केंद्रों की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था और संचालन के कार्य का भार केंद्र सरकार का होगा। और इस तरह से जो राष्ट्रीय महत्व के उच्च शिक्षा और अनुसंधान केंद्रों की व्यवस्था का जो उत्तरदायित्व है वह केंद्र को सौंपा गया है। तो ये थे भारतीय संविधान और भारतीय संविधान में वर्णित वे सारे के सारे प्रावधान जो शिक्षा से संबंधित है, जो भारत के नागरिकों के शैक्षिक उत्तरदायित्वों का, शैक्षिक अधिकारों का संरक्षण भी करते हैं और उन्हें सुनिश्चित भी करते हैं। तो उम्मीद है ये लेक्चर आप लोगों के लिए फ्रूटफुल होगा और फिर नए प्रकरण के साथ आप लोगों के सम्मुख मैं पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।